नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। दोस्तों, अपन ने जो हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत स्टार्ट किया था, मध्यकाल के इतिहास टॉपिक, उस टॉपिक में से आज एक लास्ट पॉइंट आता है। दिल्ली सल्तनत में से हमने दोस्तों 5 वंशों ने शासन किया था 320 वर्षों तक भारत में, जो दिल्ली सल्तनत है इस पर। तो दिल्ली सल्तनत में दोस्तों हम टॉपिक चला रखा था हमने, दिल्ली सल्तनत टॉपिक जो है, इस टॉपिक में दोस्तों अपन ने पढ़ा था 5 वंशों ने शासन किया। वो जो 5 वंश हैं उनके एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इन्होंने लगभग 320 वर्षों तक भारत पर शासन किया है। टाइमिंग जो थी दिल्ली सल्तनत की, वो आपने पढ़ा था कि 1206 से लेकर के स्टार्ट होती है और 1526 तक का जो समय था, 1206 से लेकर के और 1526 तक का जो समय है वो दिल्ली सल्तनत का आता है। इसमें 5 वंशों ने दोस्तों शासन किया था। पहला जो वंश हमने पढ़ा है वो गुलाम वंश पढ़ा। उसके बाद दूसरा जो वंश आया दोस्तों वो खिलजी वंश था, खिलजी वंश। तीसरा जो वंश है वो है तुगलक वंश, तुगलक वंश। दोस्तों इन तीनों की हमने वीडियो जो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, अलग से एक वीडियो बनाई है, गुलाम वंश की, खिलजी वंश की, तुगलक वंश की। इनमें से इंपॉर्टेंट है खिलजी वंश, इनमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं गुलाम वंश का। आज जो चौथी और पांचवा जो वंश है दोस्तों, इस वंश में एक चौथे जो वंश है उसका नाम आता है सैयद वंश, सैयद वंश। और पांचवा जो वंश है दोस्तों उसका नाम आता है लोधी वंश। इन दोनों को एक ही वीडियो में अपन करेंगे क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है सैयद वंश और लोधी वंश का। ये इनमें 3 या 4 राजा हुए हैं और उन्हीं मेन जो राजा है उन्हीं की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही अपन रिकॉल करेंगे, वो अच्छे से पढ़ेंगे इस चैप्टर में से। तो दिल्ली सल्तनत टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया है उसकी तीनों जो ये टॉपिक है इनकी अलग अलग से वीडियोस आपको प्ले लिस्ट में मिलेंगी, आप उनको देखिएगा और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएगा। आज स्टार्ट करें सैयद वंश और लोधी वंश को। दोस्तों पहले हम सैयद वंश को पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे लोधी वंश को। एक ही वीडियो में दोनों कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। हेडिंग है सैयद वंश, सैयद वंश। दोस्तों हमने इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था तुगलक वंश को, और तुगलक जो वंश जो है दोस्तों उसका जो शासन था वो 1414 में कंप्लीट हो गया। अब जो अगला वंश आया है सैयद वंश, ये है 1414 से लेकर के और 1451 तक का समय। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, उससे आपको पता चलेगा किस प्रकार सैयद वंश की स्थापना होती है। सैयद वंश के 1414 से 1451 का टाइमिंग जो है वो सैयद वंश का आता है। इसके संस्थापक हैं जो वो है दोस्तों खिज़र खां, खिज़र खां जो है वो संस्थापक है सैयद वंश के। तो सैयद वंश के संस्थापक कौन आ गए? खिज़र खां। खिज़र खां का समय जो आता है दोस्तों वो 1414 से लेकर के और 1421 तक का समय है। 1414 से 1421 तक दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने शासन किया है? तो सैयद वंश ने। और सैयद वंश का किस राजा ने शासन किया है? खिज़र खां ने दोस्तों शासन किया है। खिज़र खां की कुछ विशेषताएं देखते हैं। हमने पढ़ा था तैमूर, उस वाली वीडियो, जो पहले वाली जो वीडियो थी दोस्तों उसको आप जरूर देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा तैमूर लंग कौन था। तैमूर लंग ने दोस्तों 1398 में दिल्ली पर विनाशकारी आक्रमण किया था, दिल्ली पर विनाशकारी आक्रमण किया था। इस विनाशकारी आक्रमण जब उसने किया तो दिल्ली जो थी वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी और तैमूर लंग का लगभग दिल्ली पर अपना अधिकार था। तैमूर लंग का किस पर अधिकार हो गया था? दिल्ली पर अधिकार हो गया। इसके अलावा दोस्तों इसने मुल्तान क्षेत्र को जीत लिया था, मुल्तान क्षेत्र को जीता। दीपालपुर क्षेत्र है इसको जीता। ये सारे आज पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्रों में दोस्तों पेशावर क्षेत्रों को जीता। इन क्षेत्रों को जीता था किसने? तैमूर लंग ने। इस तैमूर लंग के साथ भारत में जो सेनापति था इसका, यानी तैमूर लंग का सेनापति था, उसका नाम है दोस्तों खिज़र खां। तैमूर लंग का सेनापति कौन था? खिज़र खां। ये इसके साथ था। तैमूर लंग ने जब दिल्ली पर विनाशकारी आक्रमण किया 1398 में, तो दिल्ली को छोड़ करके जब तैमूर लंग वापिस जाता है तो मुल्तान, दीपालपुर, पेशावर इन क्षेत्रों का सूबेदार नियुक्त करके जाता है। किसको? अपने सेनापति को। सेनापति कौन है दोस्तों इसका? खिज़र खां। खिज़र खां को मुल्तान, दीपालपुर और पेशावर इन क्षेत्रों का इसने क्या नियुक्त कर दिया? सेनापति नियुक्त कर दिया। अब ये सेनापति भी है, सूबेदार भी है, और यही बाद में दिल्ली का एज ए गवर्नर के रूप में, एज ए राज्यपाल के रूप में भी शासन करेगा। तो दिल्ली में किस रूप में शासन करेगा? राज्यपाल के रूप में शासन करेगा, गवर्नर के रूप में शासन करेगा। दोबारा से देखते हैं, सैयद वंश के संस्थापक है खिज़र खां। खिज़र खां का समय आता है 1414 से 1421 का। तैमूर लंग का सेनापति होता है खिज़र खां। जिस खिज़र खां ने सबसे बड़ी सहायता की थी दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए तैमूर लंग की। तैमूर लंग इससे खुश होता है और इसको मुल्तान, दीपालपुर, पेशावर
पेशावर, इन क्षेत्रों का क्या देके जाता है, सूबेदार नियुक्त करके जाता है। बाद में खिजर खां ने दिल्ली पर अधिकार किया, और दिल्ली पर अधिकार किस आधार पर करेगा, राज्यपाल बन करके। राज्यपाल बन करके इसने क्या किया दोस्तों, दिल्ली पर अपना अधिकार किया था। ये जो तैमूर है इसके बारे में एक दो पॉइंट देखते हैं। तैमूर जो है, सॉरी, ये जो खिजर खां है दोस्तों, खिजर खां अपने आप को तैमूर का वंशज मानता है। किसका वंशज मानता है, तैमूर का। एक पॉइंट तो ये है दोस्तों, ये अपने आप को तैमूर का वंशज मानता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, खिजर खां जो है ये अपने आप को पैगंबर मोहम्मद शाह का भी वंशज मानता है। पैगंबर मोहम्मद शाह का भी वंशज मानता है। तो इन दोनों का वंशज है ये, पैगंबर मोहम्मद शाह का वंशज मानता है अपने आप को, और तैमूर का भी वंशज मानता है, और सेनापति, सूबेदार, राज्यपाल तो था ही था। तो इस प्रकार से खिजर खां जो है वो पैगंबर मोहम्मद शाह का वंशज बना। ये मोहम्मद शाह वही है जिन्होंने इस्लाम धर्म को क्या किया था, मान्यता दी थी, स्वीकार किया, इस्लाम धर्म की स्थापना की 610 ईस्वी में। इसके अलावा दोस्तों तीसरा पॉइंट है, खिजर खां ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। वो हमेशा तैमूर लंग जो था, इस तैमूर लंग का सेनापति बनकर के ही शासन करता है, और यहाँ से एक उपाधि धारण करता है। उस उपाधि का नाम था रैयत ए आला। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछता है, रैयत ए आला की उपाधि किस दिल्ली सल्तनत के राजा ने धारण की थी। तो रैयत ए आला की जो उपाधि है दोस्तों किसने धारण की है, तो तैमूर लंग का सेनापति खिजर खां के द्वारा रैयत आला की उपाधि धारण की गई थी। पैगंबर शाह का वंशज था, तैमूर लंग का सेनापति था। इसके अलावा रैयत ए आला की इसने उपाधि धारण की। दिल्ली में इसने राज्यपाल के रूप में शासन किया दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ, तैमूर लंग की होगी मृत्यु। मृत्यु के बाद इसका बेटा था जिसका नाम था शाहरुख मिर्जा खां। ये तैमूर लंग जो है ये हमेशा ही रैयत ए आला बनकर के, इसका अर्थ होता है एक सूबेदार, तो रैयत ए आला बनकर के ही दिल्ली, मुल्तान, दीपालपुर, पेशावर पर अपना अधिकार रखता है। बाद में तैमूर लंग की मृत्यु के बाद इसका पुत्र राजा बना जिसका नाम है दोस्तों शाहरुख मिर्जा खान। ये जो शाहरुख मिर्जा खान जो है इसको अपना नजराना भेजता है। ये जो खिजर खां है तैमूर लंग की मृत्यु के बाद नजराना भेजता है। तो क्वेश्चन पूछता है नजराना किसको भेजता है और कौन भेजता है, तो दिल्ली सल्तनत का वह राजा खिजर खां है जो तैमूर लंग की मृत्यु के बाद उसके पुत्र शाहरुख मिर्जा खां को क्या भेजता है, नजराने के रूप में पैसे भेजता रहता है, और उसका भी सूबेदार बनकर के ही शासन करता है। दोस्तों 1421 में इसकी हो जाती है मृत्यु के बाद अब इसका क्या पॉइंट है, खिजर खां के 2 लड़के थे, 2 बच्चे हैं इसके। अभी आगे दोबारा से रिकॉल करेंगे, खिजर खां जो है 1414 से 1421 तक का समय आता है। तैमूर लंग का सेनापति था। जब तैमूर लंग ने दिल्ली पर विनाशकारी आक्रमण किया, ये जब दिल्ली को जोड़ करके तैमूर लंग वापिस चला गया तो दिल्ली, मुल्तान, दीपालपुर, पेशावर का क्षेत्र इसको दिया गया। दिल्ली में एज ए गवर्नर के रूप में काम करता है, सूबेदार के रूप में इसने काम किया मुल्तान, दीपालपुर, पेशावर के रूप में। खिजर खां जो था ये तैमूर का वंशज मानता है अपने आप को, पैगंबर मोहम्मद शाह का वंशज मानता है, रैयत ए आला की उपाधि धारण करता है। तैमूर लंग की मृत्यु के बाद शाहरुख मिर्जा खां जो तैमूर लंग के बेटा था इसको नजराने के रूप में दोस्तों क्या करता है, पैसे भेजता रहता है, नजराने के रूप में इसको पैसे भेजता रहता है। 1421 में दोस्तों खिजर खां की मृत्यु हुई। 1421 में खिजर खां की मृत्यु हुई। खिजर खां की मृत्यु हुई। दोस्तों खिजर खां के 2 पुत्र थे। खिजर खां के पुत्र 2 पुत्र हैं दोस्तों खिजर खां के। जो बड़ा बेटा है उसका नाम आता है मुबारक खां। क्या नाम है, मुबारक खां, जो बाद में मुबारक जो शाही की उपाधि धारण करेगा और मुबारक शाह के नाम से जाना जाएगा, मुबारक शाह। दूसरा है दोस्तों इसका लड़का जिसका नाम है फतेह खां। मुबारक शाह दोस्तों अगले राजा बनेंगे। ये 1421 में उनकी मृत्यु होगी। 21 से लेकर के और 1434 तक का जो समय आएगा वो आएगा मुबारक शाह का या मुबारक खां का। उसके बाद मुबारक शाह की मृत्यु के बाद इस फतेह खां का बेटा राजा बनेगा दोस्तों। फतेह खां का बेटा, फतेह खां नहीं बन रहा है, इसका राजा, इसका बेटा राजा बन रहा है। तो क्वेश्चन पूछता है वह दिल्ली सल्तनत का राजा जो भतीजा या मुबारक शाह के भतीजा अगला राजा बना था। तो मुबारक शाह के बाद अगला जो राजा बनेगा वो फतेह खां का बेटा था जिसका नाम था दोस्तों मोहम्मद शाह।
ये मोहम्मद शाह अगले राजा बने, जिनका टाइमिंग जो आता है 1434 से लेकर के और 1443 तक का जो समय आता है वो मोहम्मद शाह का आता है। उसके बाद मोहम्मद शाह का लड़का राजा बना जिसका नाम है दोस्तों अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। इस प्रकार से छोटा से वंश है दोस्तों ये अलाउद्दीन आलम शाह। 1443 में राजा बने और 1451 में इनके वजीर हमीद खान के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। देखिएगा, खिज़र खां की मृत्यु होगी 1421 में। उसके बाद खिज़र खां के दो पुत्र आते हैं। खिज़र खां का बड़ा बेटा मुबारक खां था जो मुबारक शाह के नाम से अगला राजा बनता है। मुबारक शाह की मृत्यु के बाद इसका भाई फतेह खां था जिसका बेटा अगला राजा बना मोहम्मद शाह। तो क्वेश्चन पूछता है इसका भतीजा कौन था, तो भतीजा कौन आएगा, मोहम्मद शाह इसका भतीजा था, जो भतीजा अगला राजा बना। मोहम्मद शाह के बाद अगले राजा बने दोस्तों अलाउद्दीन आलम शाह जो 1443 से लेकर के 1451 तक राजा बनते हैं और अलाउद्दीन आलम शाह के वजीर के द्वारा हत्या कर दी जाती है। फिर बहलोल लोदी को लोदी वंश की स्थापना कर दी गई है। मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह दोस्तों अगले राजा बने मुबारक खां जिन्होंने शाही की उपाधि धारण की, इसलिए इनका नाम क्या आ गया, मुबारक शाह। मुबारक शाह 1421 में खिज़र खां की मृत्यु के बाद अगले राजा बने। 1421 से 1443 का इनका 1434 तक का दोस्तों इनका समय आता है। 1421 से 1434 मुबारक शाह। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यह सैयद वंश का वह राजा है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की है, सुल्तान की। इसके पिता ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। वो तैमूर लंग को भी नजराना भेजता था, उसके बेटे शाहरुख मिर्जा को भी नजराना भेजता है। सुल्तान की उपाधि धारण करता है। इसके अलावा दोस्तों इसने शाह या शाही की उपाधि धारण की, शाह या शाही की उपाधि धारण की। तो इसने दो उपाधि धारण की, स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित करते हैं। जब सुल्तान की उपाधि धारण करता है स्वयं कैसा शासक घोषित करता है दोस्तों, स्वतंत्र रूप से शासक घोषित करता है। दोस्तों इसके समय में यहाँ पर जो हिंदू जो वर्ग था, हिंदू वर्ग, तो क्वेश्चन पूछता है दिल्ली सल्तनत का वह एकमात्र राजा जिसके दरबार में अमीर हिंदुओं का उल्लेख मिलता है। अमीर हिंदुओं का उल्लेख मिलता है। तो एकमात्र राजा है ये जिनके दरबार में अमीर हिंदुओं का उल्लेख मिलता है। वो कौन से थे, तो ये थे मुबारक शाह। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये दरबारी कवि, ज्यादा पेपर में पूछा जाता है दरबारी कवि का नाम याहिया बिन अहमद सरहिंदी। ये दोस्तों इनके दरबार में दरबारी कवि था। तो इनका दरबारी कवि अनेकों बार पेपर में पूछ जाता है। अहमद सरहिंदी किसके दरबारी कवि थे, तो मुबारक शाह के दरबारी कवि थे। और दोस्तों इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम आता है तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही, ये दोस्तों इनकी पुस्तक है। ये हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों को मानते थे और जिस धर्म में इनको ऐसा लगता कि ये बुरी चीज़ है उसको क्या कर देते थे, समाप्त कर देते थे। ये था इनका दोस्तों 4 पॉइंट। पहला पॉइंट है सुल्तान की और शाही की उपाधि धारण करते हैं। एकमात्र राजा जिनके दरबार में, दिल्ली सल्तनत के एकमात्र राजा जिनके दरबार में अमीर हिंदुओं का उल्लेख मिलता है। याहिया बिन अहमद सरहिंद इनके दरबारी कवि था जिसने तारीख ए मुबारक शाही दोस्तों क्या लिखी है, पुस्तक लिखी है। अब इसका एक वजीर था जिसका नाम था सरवर उल मुल्क। वजीर जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं दोस्तों, वजीर का नाम है सरवर उल मुल्क। इस सरवर उल मुल्क वजीर के द्वारा दोस्तों हत्या कर दी जाती है। सरवर उल मुल्क वजीर के द्वारा 1434 में मुबारक शाह की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। मुबारक शाह की हत्या कर दी गई। मुबारक शाह की हत्या कर दी गई।
और इस सरवर उल मुल्क ने अगला जो राजा बनाया वो फतेह खां के बेटे को बनाया। दोबारा से देख सकते हो आप, अगला राजा बने मुबारक शाह। मुबारक शाह की हत्या इनके वजीर के द्वारा कर दी जाती है। वह राजा जो सुल्तान और शाही की उपाधि धारण करता है मुबारक शाह ही था। अमीर हिंदुओं का एकमात्र वर्णन जिसमें मिलता है तो वो कौन थे? मुबारक शाह। एक वह सर हिंद नामक जो दरबारी कवि था वो किसके दरबार में रहता? सर हिंदी नामक दरबारी कवि किसके दरबार में रहते थे? तो मुबारक शाह के दरबार में। मुबारक शाह के जीवन का उल्लेख किया गया है तारीख है मुबारक शाही पुस्तक में। वजीर के द्वारा क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। मुबारक शाह की मृत्यु के बाद दोस्तों फतेह खां का बेटा राजा बना जिसका नाम था मोहम्मद शाह। जिसका क्या नाम है दोस्तों? मोहम्मद शाह। सरवर उल मुल्क की सहायता से अगले राजा बने मोहम्मद शाह। इन्हीं का पूरा नाम आता है मोहम्मद खान। मोहम्मद खान या कई जगह मिलता है मोहम्मद फतेह खान, क्योंकि ये फतेह खां का बेटा था इसलिए इसी का नाम आता है दोस्तों मोहम्मद खान, मोहम्मद फतेह खां। 1443 में उनकी मृत्यु हो गई और अब 43 में जो अगले राजा बनते हैं 1434 में उनकी मृत्यु होगी। 34 के बाद अगले जो राजा बने हैं वो ये बने हैं 1434 से लेकर के 1443 तक का दोस्तों इनका क्या आता है? समय आता है। ये जो मोहम्मद शाह जो थे दोस्तों इनके कुछ खास पॉइंट नहीं है। मोहम्मद शाह जो है दोस्तों अगले राजा बने। इनके समय में पंजाब का और उस समय मुल्तान का एक राजा होता था जिसका नाम था बहलोल लोदी। यहाँ बहलोल लोदी वंश की स्थापना नहीं कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर उसका जिक्र आ रहा है दोस्तों। क्या पॉइंट है देखिएगा, पंजाब और मुल्तान का राजा, पंजाब और मुल्तान के राजा थे जिनका नाम था दोस्तों बहलोल लोदी। इस बहलोल लोदी को इस मोहम्मद शाह के द्वारा पुत्र कह करके पुकारा गया। तो पुत्र कहा है इसने, और दोस्तों इसने क्या कहा है? पुत्र कहा है। साथ ही साथ इसको खाने खां की उपाधि प्रदान की। इसको किसकी उपाधि प्रदान की है? खाने खां की इसको उपाधि प्रदान की है। उपाधि दोनों काम कौन कर रहा है? मोहम्मद शाह। किसको कह रहा है? बहलोल लोदी को। बहलोल लोदी कहाँ का राजा? पंजाब और मुल्तान का। पंजाब और मुल्तान के राजा बहलोल लोदी को इस मोहम्मद शाह ने पुत्र कह करके पुकारा और खाने खां की इसको क्या दी गई? उपाधि प्रदान की गई। दूसरा पॉइंट है, इसके समय में मालवा मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, मालवा मध्य प्रदेश में आता है। मालवा के जो राजा थे तो मालवा के राजा है उनका नाम है महमूद खिलजी। मालवा के राजा थे महमूद खिलजी। दोस्तों महमूद खिलजी और इनके बीच में युद्ध हुआ। ये युद्ध 3 दिन तक चला और 3 दिन बाद इन्होंने समझौता कर लिया। 3 दिन तक युद्ध चला, बाद में इन्होंने क्या कर ली? संधि कर ली। 3 दिन तक युद्ध के बाद दोस्तों इन्होंने संधि कर ली है मालवा के राजा के साथ। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इनके समय में दिल्ली सल्तनत का जो विस्तार है वो 20 कोस तक फैला। 20 कोस तक ही फैला, यानी कि इतना सिमट गया। जिस दिल्ली सल्तनत को गुलाम वंश के राजा कुतुबुद्दीन ऐबक ने फैलाया, जिस दिल्ली वंश में सबसे इंपॉर्टेंट राजा अलाउद्दीन खिलजी आए, जिसने उत्तरी भारत, मध्य भारत, दक्षिणी भारत, संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया, एक अपना खिलजी वंश का प्रचंड लहराया था। उसी खिलजी वंश के बाद फिर तुगलक वंश आए, तुगलक के बाद फिर आए सैयद वंश। सैयद वंश का वह राजा जो है मोहम्मद शाह। इसके समय में 20 कोस तक ही दिल्ली का विस्तार रहा, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। मोहम्मद शाह पंजाब और मुल्तान के राजा बहलोल लोदी को पुत्र कह के पुकारता है, खाने खां की उपाधि प्रदान करता है। मालवा के राजा महमूद खिलजी के साथ युद्ध चला। 3 दिन बाद ये क्या कर लेते हैं? संधि कर लेते हैं और 20 कोस तक ही इनका क्या हुआ था? विस्तार फैला हुआ था। इसके बाद दोस्तों मोहम्मद शाह का अगला जो बेटा है वो राजा बनते, अगले उत्तराधिकारी बने तो आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह इनका पूरा नाम है। अलाउद्दीन आलम शाह। दोस्तों अलाउद्दीन आलम शाह का जो टाइमिंग है वो 1443 से 1451 तक का समय है। अलाउद्दीन आलम शाह जो हैं दोस्तों, इनके एक वजीर थे। वजीर जो हैं उस वजीर का नाम है दोस्तों हमीद खां। वजीर है हमीद खां। वजीर हमीद खां के साथ दोस्तों इनका किसी बात को लेकर के लड़ाई हो गई। वजीर हमीद खां के साथ इन दोस्तों क्या हो गया? इनके साथ लड़ाई झगड़ा हो गया। तो हमीद खां से नाराज हो गए और नाराज लड़ाई होगी इनकी। और लड़ाई होने के बाद ये जो आलम शाह है ये दिल्ली को छोड़ करके बदायूं चले गई।
दिल्ली को छोड़कर कहाँ चले गए, बदायूं चले गए। और फिर इस हमीद खां ने लोधी वंश की स्थापना करवा दी। कौन से वंश की स्थापना करवा दी, लोधी वंश की स्थापना करवा दी। किसको अगला राजा बना दिया, बहलोल लोधी को। और बहलोल लोधी ने दिल्ली में कौन से वंश की स्थापना कर दी, लोधी वंश की इन्होंने स्थापना कर दी। इस प्रकार से अलाउद्दीन आलम शाह अगले राजा बने। इनके वजीर थे हमीद खां। हमीद खां के साथ इनकी किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा हुआ। इस बात से हमीद खां से नाराज होकर के ये अलाउद्दीन आलम शाह जो थे बदायूं चले गए और वहीं पर इनकी वजीर और बहलोल लोधी के द्वारा क्या करवा दी जाती है, हत्या करवा दी जाती है। और इस प्रकार से ये जो सैयद वंश बना था 1414 से 1451 का, यहाँ पर आकर के समाप्त हो जाता है। 1451 में अलाउद्दीन आलम शाह की मृत्यु के बाद ये जो वंश आगे बढ़ा था सैयद वंश समाप्त हो गया। अब नया वंश आएगा, उस वंश का क्या नाम आता है, लोधी वंश। एक बार रिकॉल करते हैं इस चैप्टर को। हमने जो ये गुलाम वंश के बाद जो टॉपिक पढ़ा था खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद दोस्तों दूसरा टॉपिक आया तुगलक वंश। इनके अलग अलग प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगी आपको। अगला वंश पढ़ा है सैयद वंश और लोधी वंश, इसको इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सैयद वंश के जो संस्थापक थे वो खिज्र खां थे। खिज्र खां दिल्ली में जब दिल्ली पर विनाशकारी आक्रमण करने के लिए तैमूर लंग आता है तो उस तैमूर लंग का सेनापति था। इसी को दिल्ली का, दीपालपुर का, मुल्तान का, पेशावर का, इस क्षेत्र का इसको सूबेदार नियुक्त करता है। खिज्र खां का एज सेनापति के रूप में कार्य करता है। इसका बेटा शाहरुख मिर्जा खां बना, जिसका भी सूबेदार बनकर कार्य करेगा और नजराना इसको भेजता रहेगा। खिज्र खां जो है दोस्तों इसने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। खुद को तैमूर और पैगंबर शाह का वंशज मानता था। इसके अलावा खिज्र खां के दोस्तों दो पुत्र थे। पहला बड़ा बेटा है मुबारक खां, दूसरा बेटा आता है फतेह खां। मुबारक खां जो थे दोस्तों, इनकी मृत्यु के बाद फतेह खां का बेटा राजा बना, इसका नाम मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह के बाद बने अलाउद्दीन मोहम्मद शाह बने, उसके अलाउद्दीन आलम शाह। मुबारक खां जो थे इसने सुल्तान और शाही की उपाधि धारण की, खुद को स्वतंत्र राजा घोषित किया। एकमात्र राजा जिसके दरबार में अमीर हिंदुओं का उल्लेख मिलता है। इसका दरबारी कवि था सर हिंदी, अहमद सर हिंदी, जिसने तारीख मुबारकशाही नामक पुस्तक लिखी। और इसके वजीर तो थे सरवर उर मुल्क के द्वारा इनकी क्या करवा दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। इसके बाद राजा बने अगले मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने पंजाब और मुल्तान के राजा बहलोल लोधी को राजा पुत्र कहकर के पुकारा और खाने खां की उपाधि प्रदान की। मालवा के राजा महमूद खिलजी के साथ इनका युद्ध हुआ। 3 दिन बाद इन्होंने उनसे संधि कर ली। महमूद खिलजी वापस लौट गया। इनका विस्तार जो है दिल्ली सल्तनत का इनके समय में कहाँ तक फैला, 20 कोस तक ही फैला, सिमट गया। अलाउद्दीन आलम शाह राजा बने। हमीद खां के साथ बहस होगी किसी बात को लेकर के। हमीद खां को दिल्ली सौंप करके और खुद जो राजा बदायूं चला गया और बदायूं में इसके वजीर और बहलोल लोधी के द्वारा इसकी हत्या करवा दी जाती है। अब बहलोल लोधी जो है वो नए वंश की नींव रखेगा। उस वंश का नाम आता है दोस्तों लोधी वंश। लोधी वंश दोस्तों, इस लोधी वंश में 3 राजा ही हैं, इंपॉर्टेंट है। लोधी वंश कब से स्टार्ट होगा, 1451 से लेकर के और 1526 तक का जो समय आता है वो आता है दोस्तों लोधी वंश का। इसके एक बार राजाओं के नाम देख लेते हैं। पहले जो राजा है उनका नाम आता है बहलोल लोधी। पहले राजा का नाम है दोस्तों बहलोल लोधी। ये बहलोल लोधी जो है इनका समय 1451 से स्टार्ट होता है और दोस्तों 1451 से लेकर के और फिर 1489 तक के टाइमिंग आएगा। 1451 से लेकर के 1489 तक का। बहलोल लोधी के बाद दूसरा राजा बना जिसका नाम था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी का टाइम है दोस्तों 1489 से लेकर के 1517 तक का। और तीसरे राजा बने हैं इसमें लास्ट इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का दोस्तों टाइमिंग आता है 1517 से लेकर के फिर पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 तक। 21 अप्रैल 1526 इनकी हत्या कर दी जाती है। तो लोधी वंश में 3 ही राजा हैं दोस्तों। स्टार्ट करते हैं बहलोल लोधी से। बहलोल लोधी दोस्तों, उम्मीद है आपको क्लासेज अच्छी लग रही होंगी। प्रॉपर तरीके से आप नोट्स बनाइएगा। दिल्ली सल्तनत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने दिल्ली पुलिस में देखा भी होगा इनके पेपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और स्टैटिक्स जीके के बारे में, स्टैटिक्स जीके जो इतनी बनती है वो दिल्ली सल्तनत या मुगल वंश में से ही बनती है, क्योंकि लगभग जो काम हुए थे उन्हीं के समय में हुए थे। इसके अलावा हमने जो गुप्त वंश पढ़ा था, गुप्त वंश के मंदिरों के बारे में पढ़ा था, तो उनके बारे में आप जरूर देखें। गुप्त वंश में, मौर्य वंश में क्या क्या कार्य हुए थे, उनके क्वेश्चन स्टैटिक्स जीके में पूछे जाते हैं। बहलोल लोधी दोस्तों, इनकी जो टाइमिंग है वो 1451 से स्टार्ट होती है।
1451 से 1489। तो कौन से वंश को समाप्त करके राजा बने थे? बहलोल लोदी। तो बहलोल लोदी दोस्तों कौन से वंश को समाप्त करके? सैयद वंश को समाप्त करके अलाउद्दीन आलम शाह की हत्या करवा करके वजीर हमीद खां की सहायता से क्या बने थे? अगले राजा बने थे। बहलोल लोदी दोस्तों वो है जिसने गाजी की उपाधि धारण की। जिसने किसकी उपाधि धारण की है? गाजी की उपाधि धारण की। क्वेश्चन पूछता है दिल्ली सल्तनत का एकमात्र राजा जिसने गाजी की उपाधि धारण की है, तो वो कौन सा आएगा? बहलोल लोदी। ये गाजी की उपाधि धारण करेगा बाबर, जो मुगल वंश का राजा बनेगा, वो अपन बाद में पढ़ेंगे खानवा के युद्ध में। गाजी की उपाधि धारण करते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये ऐसा राजा था जो कालीन बिछा करके बैठता था। कालीन बिछा करके यानी चद्दर बिछा करके ये नीचे बैठता था और इसके जो जितने भी मंत्री वर्ग थे वो ऊपर बैठते थे और ये कालीन बिछा करके नीचे बैठता। दोस्तों तीसरा पॉइंट आता है, इसने बहलोल लोदी ने ही अपने नाम से ही बहलोली नामक सिक्के चलवाए। किस मुद्रा के सिक्के चलवाए? चांदी की मुद्रा के। बहलोली नामक चांदी की मुद्रा के सिक्के चलवाए, जो दोस्तों टंका के मूल्य के होते थे। टंका का मूल्य, तो टंका के मूल्य का था वो भी कितना था? 1/3। टंका के मूल्य का 1/3 था जो बहलोल लोदी ने सिक्के चलवाए थे वो। 1489 में दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद अगले जो राजा बनते हैं उनका नाम आता है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी दोस्तों, सिकंदर लोदी 1489 में राजा बने। 1517 में दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है, तो 1517 तक इनका समय आता है। दोस्तों सिकंदर लोदी वह राजा है जिसने दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो 1504 में सिकंदर लोदी ने कौन सा शहर बसाया? आगरा शहर बसाया। तो आगरा शहर बसाया और बाद में इन्होंने आगरा को ही क्या बनाया? राजधानी बनाया। आगरा शहर बसाया और आगरा को राजधानी बनाया। आगरा को राजधानी बनाया। दोस्तों दिल्ली सल्तनत में पूछ रहा है कि आगरा को राजधानी किसने बनाई थी? तो आगरा को जो राजधानी है वो किसने बनाई है? सिकंदर लोदी ने बनाई है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इसने गज ए सिकंदरी, ये अनेकों बार पेपर में आता है। गज ए सिकंदरी एक कृषि मापने का एक यंत्र होता था, भूमि मापने का, कृषि भूमि मापने का यंत्र था जिसको 30 इंच पैमाना होता था। 30 इंच पैमाने के आधार पर इसने सर्वप्रथम भारत में भूमि मापने का जो यंत्र था वो किसने बनाया है? सिकंदर लोदी ने। गज ए सिकंदरी नामक कृषि यंत्र बनाया, नामक कृषि मापक यंत्र इसने बनाया। कृषि भूमि को मापने का इसने क्या बनाया दोस्तों? यंत्र बनाया है। ये कवि भी था लेकिन फारसी भाषा में कविता लिखता था। कैसी भाषा में? फारसी भाषा में। परंतु दोस्तों अपने नाम से ना लिख करके ये गुलबर्खी के नाम से, अपने नाम से ना लिख करके गुलरुखी के नाम से क्या लिखता था? कविताएं लिखता था। तो गुलरुखी नाम से फारसी भाषा में क्या लिखते थे? ये कविताएं लिखते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र राजा जिसने गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखी है। इसके अलावा दोस्तों इनके समय में इन्होंने ज्वालामुखी माता का जो मंदिर है, ज्वालामुखी माता का जो मंदिर है उसका माता की मूर्ति को, ज्वालामुखी माता की मूर्ति को तोड़ा और ज्वालामुखी माता की मूर्ति को तोड़ करके दोस्तों उस मूर्ति के टुकड़े टुकड़े करके जो मांस तोलते हैं उन कसाईयों को दे दी कि तुम अब से मांस तोलोगे तो ज्वालामुखी माता की मूर्ति के टुकड़ों के मांस की सहायता से मांस तोलोगे। तो ये राजा था कट्टर हिंदू विरोधी। ज्वालामुखी माता की मूर्ति का टुकड़ा कर उसको तोड़ दिया टुकड़े टुकड़े करके और उनको कसाईयों को दे दी। और कसाई जो थे इससे शेर का जो मांस वगैरह होता था या जो भी मांस बोलते हैं उसको मांस तोलने का जो होता था शेर बोलते थे, तो उससे क्या तोलते थे? मांस तोला करते थे। इसके अलावा दोस्तों इसका 5वां पॉइंट ये आता है कि इसने मुसलमानों को तजिया निकालने के लिए कहा। इसने मुसलमानों को, सिकंदर लोदी वह है जिसने मुसलमानों को क्या निकालने के लिए कहा था? तजिया निकालने के लिए कहा। एक प्रथा होती है और जितनी भी महिलाएं होती है इसने कहा कि जो स्त्रियां जो है उन स्त्रियों को पीर बाबा या जो इनके पीर गुरु वगैरह जो होते हैं उनकी मज़ार पर जाने से इसने रोक दिया। पीर या गुरु की मज़ार पर जाने से इसने रोक लगा दी। दोस्तों रोक लगा दी थी कि स्त्रियां जो है वो पीर बाबा या मज़ार पर नहीं जा सकती है। और दोस्तों एक लास्ट पॉइंट आता है, सिकंदर लोदी ने आयुर्वेद, जैसे आपने पढ़ा था वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद,
आयुर्वेद जो है दोस्तों ये चौथा वेद है जो त्रिवेद में शामिल नहीं होता है। इसके बारे में हमने फुल वीडियो में वैदिक सभ्यता में पढ़ा था। आयुर्वेद जो है जो दोस्तों इसमें जादू टोना, काला जादू, तांत्रिक विद्या, घरेलू चिकित्सा का उल्लेख मिलता है। इस आयुर्वेद का दोस्तों इसने फारसी भाषा में अनुवाद करवाया और फारसी भाषा में अनुवाद किया तो इसका नाम दिया फरहंगे सिकंदरी। आयुर्वेद का फारसी भाषा में अनुवाद किया और दोस्तों नाम क्या दिया इसको? फरहंगे सिकंदरी। फरहंगे सिकंदरी के नाम से इसने आयुर्वेद का अनुवाद किया है। फरहंगे सिकंदरी के नाम से दोस्तों इसने किसका अनुवाद किया है? आयुर्वेद का इसने किया है। बहलोल लोदी पहले राजा बने, गाजी की उपाधि धारण करते हैं। कालीन बिछा करके बैठने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र राजा था। बहलोली नामक चांदी की मुद्रा चलाता है, टंका की मूल्य का 1/3 थी। सिकंदर लोदी राजा बने। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आगरा शहर की उन्होंने स्थापना की, आगरा को अपनी राजधानी बनाई। गजे सिकंदरी दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 30 इंच का पैमाना एक कृषि मापने का यंत्र था। फारसी भाषा में गुल रखी नाम से कविताएं लिखता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्वालामुखी माता की मूर्ति को तोड़ा और कसाईयों को दे दी ताकि वो तोल करें इनसे। सिकंदर लोदी जो था मुसलमानों को तजिया निकालने के लिए कहता है पीर गुरु की मज़ार जो होती है इस पर जाने से स्त्रियों को रोक लगाता है। और दोस्तों आयुर्वेद जो चौथा जो वेद होता है इसका इसने फारसी भाषा में अनुवाद किया है फरहंगे सिकंदरी के नाम से। अगले जो लास्ट राजा बनते हैं दोस्तों इसमें वो है इब्राहिम लोदी। 1517 में ये राजा बने। 1517 से लेकर के और दोस्तों 1526 का आपको विश्व प्रसिद्ध याद होगा युद्ध होता है पानीपत का प्रथम युद्ध उन्हीं से संबंधित है। इब्राहिम लोदी दोस्तों वह राजा है जिस राजा के समय में युद्ध हुए राजपूतों के साथ। और राजपूत जो थे दोस्तों उसको एक बार थोड़ा सा और देखते हैं। एक रियासत थी जिस रियासत का नाम था मेवाड़ रियासत। इसको साथ साथ लेके चलेंगे क्योंकि मुगल वंश जो टॉपिक आएगा तो एक टॉपिक अपने सिलेबस में आता है राजपूतों का उदय और मुगल और राजपूत संबंध, तो वो टॉपिक है। उसी टॉपिक में से एक छोटा सा पॉइंट आता है इब्राहिम लोदी के समय में। दोस्तों मेवाड़ जो रियासत थी ये आज का उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ इन क्षेत्रों को मिलाकर के मेवाड़ रियासत बनती थी। ये मेवाड़ रियासत में दोस्तों 2 वंश ने शासन किया है। एक है गुहिल वंश एक है जी सिसोदिया वंश। एक है गुहिल वंश और दूसरा आता है दोस्तों सिसोदिया वंश। इस गुहिल वंश का जो संस्थापक था वो राजा गुहिल था। गुहिल वंश का संस्थापक कौन है? गुहिल है। और सिसोदिया वंश का जो संस्थापक था दोस्तों उसका नाम था राणा हमीर। ये हमीरदेव चौहान नहीं है, वो हमीरदेव चौहान तो वासुदेव चौहान वगैरह चौहान वंश का था जो हमने पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ये राणा हमीर है, वो चौहान शासक थे हमीरदेव चौहान, वो पीछे चौहान लगाते हैं। और मेवाड़ के जो राजवंश के राजा बने उन्होंने अपने नाम के आगे राणा रावल राणा या महाराणा नाम लगाया। जैसे रावल रतन सिंह का नाम आपने सुना होगा, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, तो ऐसे ही थे राणा हमीद। ये जो मेवाड़ रियासत थी दोस्तों इसमें 2 वंशों ने शासन किया, गुहिल वंश, सिसोदिया वंश। गुहिल वंश का संस्थापक गुहिल था और सिसोदिया वंश का संस्थापक राणा हमीर था। दोनों एक ही वंशज के हैं। इसके बारे में फिर कभी वीडियो बनेगी मेवाड़ रियासत, उसमें पढ़ेंगे। लेकिन दोनों एक ही वंशज के हैं, किस प्रकार से अलग होते हैं और फिर एक हो जाते हैं। रावल रतन सिंह की जब मृत्यु हुई थी अलाउद्दीन खिलजी वाला टॉपिक उसमें हमने पढ़ा था खिलजी वंश। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ में दूसरा साका किया था 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी की सुंदरता को देख करके अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए। तो वहां पर रावल रतन सिंह के जो वंशज थे वो सारे इसमें समाप्त हो जाते हैं। फिर उसी वंशज था एक रावल रतन सिंह का ही एक वंशज था जिसमें राहप होता है। राहप ने सिसोदा गांव में सिसोदिया वंश की स्थापना की थी, उसी में से निकल करके आए थे राणा हमीर। और राणा हमीर जो थे दोस्तों इन्होंने ही बाद में मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव रखी थी। इसी राणा हमीर के बाद कुछ राजा बने, महाराणा कुंभा बने। महाराणा कुंभा इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों उनके बारे में। महाराणा कुंभा इसके बारे में एक क्वेश्चन अनेकों बार पेपर में आता है। चित्तौड़गढ़ में इन्होंने कौन से कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो विजय स्तंभ में कीर्ति स्तंभ जो है किसने निर्माण करवाया? महाराणा कुंभा ने बनाया था दोस्तों। इसी महाराणा कुंभा के
महाराणा कुंभा के दोस्तों दो बेटे थे। एक सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम था राणा उदा या महाराणा उदा, दूसरा इनका एक बेटा जिस आता है उसका नाम आता है महाराणा रायमल। अब आप कहोगे सर ये मेवाड़ में आप ये दिल्ली सल्तनत मेवाड़ कहाँ से लेके आ गए? भाई राणा सांगा पढ़ाना है मेरे को यहाँ पर। अगर राणा सांगा पढ़ाऊंगा, पद्मावती उसके बाद कर्मावती पढ़ाऊंगा, जब मुगल वंश आएगा तो कर्मावती आएगी, महाराणा उदय सिंह आएंगे, महाराणा प्रताप आएंगे, महाराणा अमर सिंह आएंगे, तो जो आपके बेस जो होगा वो यहीं से निकलेगा दोस्तों। मेवाड़ रियासत का संस्थापक गुहिल है, गुहिल वंश की नींव रखेगा। इसी गुहिल के ही वंशज जो है बाद में सिसोदा गांव में जाकर के बस गए, उन्होंने सिसोदा गांव में सिसोदिया वंश की स्थापना कर दी। यही वंश बाद में सिसोदिया वंश कहलाया। जिस सिसोदिया वंश के संस्थापक आते हैं राणा हमीर। राणा हमीर का ही एक वंशज आता है, इसका नाम था राणा कुंभा, जिसके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ, इन्होंने मालवा के राजा महमूद खिलजी को पराजित करके वो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। कुंभा के दो बेटे हैं, एक बेटे का नाम आता है दोस्तों उदा, दूसरे बेटे का नाम आता है रायमल। कुंभा को अंतिम काल में दोस्तों उन्माद रोग हो गया, ये पागल हो गए थे उस समय। तो इस कुंभा के बड़े बेटे उदा ने क्या कर दी, कुंभा की हत्या कर दी, इनको जहर दे करके इनकी हत्या कर दी। तो मेवाड़ के सरदारों ने अगला जो राजा बनाया वो रायमल को बनाया दोस्तों। किसको बनाया? रायमल को। इस रायमल के दोस्तों चार बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा है कुंवर पृथ्वीराज, जो इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध है, कुंवर पृथ्वीराज। दूसरे इनके बेटे थे जिसका नाम था कुंवर संग्राम सिंह, कुंवर संग्राम सिंह, जो इतिहास में महाराणा सांगा के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद जो तीसरे इनके बेटे थे उनका नाम था कुंवर जगमाल सिंह, कुंवर जगमाल सिंह, कुंवर जगमाल सिंह। चौथे इनके बेटे थे दोस्तों, उनका नाम था कुंवर सैसमल सिंह। तो ये इनके चार पुत्र थे। एक पुत्री थी, इसका नाम था आनंदी बाई, उसको अपन यहाँ नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों ये जो चार बेटे हैं, इनमें से अगले जो मेवाड़ के राजा बनेंगे वो महाराणा सांगा बनेंगे, महाराणा संग्राम सिंह बनेंगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। तो मेवाड़ रियासत का वह राजा जिसने दिल्ली सल्तनत के राजा के ऊपर आक्रमण किया। किसके ऊपर आक्रमण किया? इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण किया दोस्तों। यहाँ गलती से खानवा लिख दिया गया, तो दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया गया किसके द्वारा? मेवाड़ रियासत के राजा के द्वारा। तो इब्राहिम लोदी को एक युद्ध होता है खातौली का युद्ध, खातौली का युद्ध 1517 में खातौली का युद्ध हुआ। किसके बीच में युद्ध हुआ दोस्तों? ये इब्राहिम लोदी और मेवाड़ के राणा सांगा के साथ हुआ। इसमें मेवाड़ के महाराणा सांगा क्या हो गए? विजयी हो गए, जीत गए दोस्तों। लेकिन उस समय उनका जो बायां हाथ था वो कट जाता है, लेकिन मेवाड़ के महाराणा सांगा इसमें क्या हुए? विजयी हुए। दूसरा युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी का, फिर हुआ बाड़ी का युद्ध, बाड़ी का युद्ध 1519 में। ये खातौली का मैदान दोस्तों बूंदी जिले में आता है, बाड़ी का मैदान धौलपुर जिले में है। बाड़ी का युद्ध हुआ 1519 में, वही इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में। इसमें फिर से राणा सांगा विजयी हुए और इस बार दोस्तों इनका जो बायां पैर था वो इसमें घायल हो जाता है, फिर से राणा सांगा विजयी हुए। पॉइंट ये है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को, दिल्ली सल्तनत के राजा को 2 बार युद्धों में पराजित कर दिया। दिल्ली सल्तनत का वह एकमात्र राजा जो युद्धों में पराजित हुआ है वो कौन है? इब्राहिम लोदी है दोस्तों। इस इब्राहिम लोदी को खातौली और बाड़ी के युद्ध में इस मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने 2 बार पराजित कर दिया। इस बात की जानकारी इब्राहिम लोदी के चाचा थे जिनका नाम था आलम खां लोदी। आलम खां लोदी, इब्राहिम लोदी के चाचा का नाम है दोस्तों आलम खां लोदी। और उस समय पंजाब के जो राजा थे उनका नाम था दौलत खां लोदी। पंजाब के राजा का नाम है दोस्तों दौलत खां लोदी। तो पंजाब के राजा दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी, इन दोनों ने ये प्लानिंग की दोस्तों। पॉइंट देखिएगा, मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को 2 बार युद्ध में पराजित कर दिया। अब इन दोनों को ये लगा अब की बार यदि मेवाड़ के महाराणा सांगा ने आक्रमण किया तो 101% वो इब्राहिम लोदी को मार देगा और मार करके दिल्ली में राजपूत वंश की नींव रख देगा। इस बात की इनको सोच करके इन दोनों ने, उस समय काबुल वाले क्षेत्र पर अधिकार था बाबर का, जो बाबर ने कौन से वंश की नींव रख रखी थी? मुगल वंश की नींव रख रखी थी, मुगल वंश की नींव रखी थी बाबर ने।
ये बाबर को इनविटेशन देने के लिए पहुंच गए। तो पंजाब के राजा दौलत खान लोधी और इसका जो चाचा था किसका, इब्राहिम लोधी का, जिसका नाम था आलम खां लोधी, ये दोनों बाबर को भारत में इनविटेशन देते हैं कि आप इब्राहिम लोधी को मार दो और भारत में मुगल वंश की नींव रख दो। यही पॉइंट है दोस्तों कि बाबर ने एक युद्ध किया, तो इब्राहिम लोधी का जो तीसरा युद्ध होता है उस तीसरे युद्ध का नाम आता है पानीपत का प्रथम युद्ध। इब्राहिम लोधी का युद्ध हुआ बाबर के साथ, पानीपत का फर्स्ट युद्ध किस तारीख को होगा, 21 अप्रैल 1526 को, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इस पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर जो है, काबुल के राजा बाबर ने इब्राहिम लोधी के साथ युद्ध किया, दिल्ली सल्तनत के राजा के साथ। इब्राहिम लोधी वह है जिसको मेवाड़ के राणा सांगा ने 2 बार पराजित किया। बाबर को भारत में आमंत्रण देने वाले कौन थे, तो पंजाब के राजा दौलत खान लोधी, पंजाब के राजा दौलत खान लोधी और बाबर को इनविटेशन देने वाले दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी का चाचा जिसका नाम क्या था, आलम खां लोधी। दौलत खान लोधी और आलम खां लोधी, इन दोनों ने बाबर को भारत में इनवाइट किया और इन्होंने बाबर को ये बताया कि इस इब्राहिम लोधी को मेवाड़ के महाराणा सांगा ने 2 बार युद्धों में पराजित किया, 2 बार युद्धों में पराजित कर दिया है। इसलिए बाबर ने अपना एक दूत महाराणा सांगा के पास भेजा कि महाराणा सांगा, बाबर के दूत ने आके कहा कि बाबर जो है वो दिल्ली में मुगल वंश की नींव रखने जा रहा है और तुम अपनी सेना लेकर के बाबर की सहायता करना। उसमें राणा सांगा सहायता नहीं करता है। पानीपत के फर्स्ट युद्ध में, पानीपत का फर्स्ट युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। दोस्तों 21 अप्रैल 1526 को युद्ध हुआ। इब्राहिम लोधी के पास बड़ी सेना थी, लेकिन बाबर ने दोस्तों भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया, तोप खाने का। इसके 2 उस्ताद होते थे, यानी तोपची होते थे 2। ये अनेकों बार पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाबर के 2 तोपची, एक का नाम था उस्ताद मुस्तफ़ा और दोस्तों दूसरे का नाम है उस्ताद अली खां। ये इसके 2 तोपची थे। इन 2 तोपचियों ने मिलकर के, और दोस्तों एक था तोपखाने का प्रयोग, एक था बंदूकों का प्रयोग और एक था दोस्तों तुलगुमा युद्ध पद्धति। तुलगुमा युद्ध पद्धति का अर्थ है दोस्तों चारों ओर से घेर करके मारना। तो बाबर ने यहाँ पर इब्राहिम लोधी के पास बड़ी सेना थी, बाबर के पास थोड़ी सेना थी, फिर भी बाबर विजयी हुआ। इसके पीछे जो रीजन है दोस्तों वो 3 रीजन है। बाबर ने भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किया, 2 तोपचे उस्ताद मुस्तफ़ा, उस्ताद अली खां, बंदूकों का प्रयोग किया, तुलगुमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। तोप खाना और तुलगुमा युद्ध पद्धति दोस्तों इसने उज़्बेक जाति से सीखी थी, उज़्बेक जाति से सीखी तोप चलाना, तुलगुमा युद्ध पद्धति को अपनाना। और बंदूक चलाना इसने दोस्तों ईरानियों से सीखा था। इस प्रकार से बाबर ने 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोधी को पराजित करके भारत में कौन से वंश की नींव रख दी, मुगल वंश की नींव रख दी। दोस्तों एक बार लोधी वंश को फिर से रिकॉल करते हैं। लोधी वंश जो है दोस्तों ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है। और लोधी वंश वह वंश है जो एक अफगानी वंश था। इससे पहले जो 4 वंश जो है वो सारे तुर्क वंशज के थे, लेकिन ये कौन से वंश का आता है, अफगानी वंश का था। पहले राजा बने बहलोल लोधी, दूसरे राजा बने सिकंदर लोधी, उसके बाद राजा बने इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी के 3 पॉइंट है, गाजी के उपाधि धारण करता है, कालीन बिछाकर बैठता है, चांदी की मुद्रा चलाई जिसका टंका का मूल्य कितना होता था 1/3 बहलोल नामक चांदी के सिक्के चलाए थे। सिकंदर लोधी भारत में आगरा शहर की स्थापना करता है, आगरा को राजधानी बनाया, गजे सिकंदरी नामक हिरसिमापे यंत्र बनाया, गुल रखी नाम से ये फारसी भाषा में कविताएं ज्वालामुखी माता की मूर्ति को तोड़ करके कसाईयों को दे दी गई। मुसलमानों को तजिया प्रथा लागू करने के लिए कहा, स्त्रियों को मजार पर जाने से रोक लगा दी। आयुर्वेद का इसने फरंगे सिकंदरी के नाम से क्या लिखा था, तो फरंगे सिकंदरी के नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किया। इब्राहिम लोधी को खातौली का युद्ध किया, राणा सांगा विजयी हुए। बाड़ी का युद्ध हुआ जिसमें राणा सांगा विजयी हुए। तीसरा जो युद्ध हुआ दोस्तों वो है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तोपखाना, बंदूक और तुलगुमा युद्ध पद्धति को अपनाया। इसके तहत इब्राहिम लोधी का सिर काट करके 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने दोस्तों भारत में मुगल वंश की नींव रख दी। बाबर को भारत में इनविटेशन देने वाले थे दौलत खान लोधी, आलम खां लोधी।
उम्मीद है दोस्तों आपके टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक हमने दोनों जो वंश हैं सैयद वंश और लोधी वंश को कंप्लीट किया है। इसके अलावा दोस्तों ये हमारा दिल्ली सल्तनत का टॉपिक कंप्लीट हुआ। दिल्ली सल्तनत के बाद एक नया वंश आता है, इसका नाम आता है मुगल वंश। यह भारत का प्रथम मुस्लिम वंश था जिसने भारत पर या पूर्णतः भारत पर अधिकार किया था। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।